हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी की शिक्षा पे। मैं हूं आपका दोस्त आशीष झा, फिर से एक नई वीडियो में आपके साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं इस वीडियो में गिव अवे के बारे में भी बात करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं आज गिव अवे के बारे में बात करूँगा, लेकिन वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि मैं कब, कैसे और क्या क्या चीज़ का गिव अवे करने वाला हूँ। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ, आज की वीडियो जो आने वाली है हमारी, वो होने वाली है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अजूबे। जितने भी अजूबे हैं मैं उन सब के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। हाँ, डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, पर्टिकुलर एक एक मतलब जितने भी वंडर्स हैं, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है हमारे, उसका डिटेल वीडियो में एक अलग से लेकर आऊँगा, जो कि आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन आता है, उसको जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहो। तो हमारी प्रमोशन खत्म, आप बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सो बिना देर के बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है वो भी तीन तरह, मतलब तीन कैटेगरीज में उनको बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, जो एंशियंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी जो हमारे पुराने टाइम में, जो आज से 100 साल 200 साल पहले जिसको मानते थे, अपना वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड मानते थे, वो कौन से वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। एक तो कैटेगरी वो आ जाती है। दूसरी कैटेगरी होती है कि नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं, जो मतलब किसी ह्यूमन के द्वारा बनाए ना गए हो, नेचुरली जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, एक तो वो हैं। तीसरा जो हमारे अभी मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, या फिर जो बिल्कुल अभी नए नए हैं, जिसको अभी जानते हैं, जैसे ताजमहल जिन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, वो हमारे मॉडर्न या न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम एशियंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड से। तो एशियंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में सबसे पहले पे हमारे आता है नंबर 1 पे ग्रेट पिरामिड एट गीज़ा। ये पिरामिड इजिप्ट में है। तो इसको बनाया गया था 2580 से 2560 बीसी के बीच में बनाया गया था इसको। और पिरामिड्स के टाइप में भी कुछ टाइप होते हैं, तो उसमें ये ट्रू पिरामिड टाइप का पिरामिड था, जो कि लाइमस्टोन और मतलब पूरा लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से बनाया गया है। इस पिरामिड ऑफ एट गीज़ा को पूरा लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से बनाया गया है। और जिसकी हाइट है, मतलब इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, 481 फीट के आसपास कुछ हाइट है, जो कि आई थिंक 146 मीटर के आसपास होता है। और इसकी लेंथ अराउंड 756 फीट है, जो कि 230 मीटर्स के अराउंड पड़ता है। और ये जो ग्रेट पिरामिड एट गीज़ा है, ये बताया जाता है कि आज तक का किसी भी मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का वो एक अलग है, उसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो है, ये आज तक का सबसे बड़ा ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाया गया है। 3800 ईयर्स पहले से अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। आप बढ़ते हैं अपने दूसरे वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ। वो है हैंगिंग गार्डन एट बेबीलोन। ये एक जो हैंगिंग गार्डन एट ऑफ बेबीलोन है, ये इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसके बारे में, और ना ही इसका जगह कहाँ पर है, डेफिनेटली कहाँ पर है, ये इसके बारे में भी उतना जानकारी नहीं थी। तो बढ़ते अपने फिर तीसरे वंडर की तरफ। वो है स्टैचू ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया ग्रीस। तो ये जो स्टैचू है ज्यूस की, ये ओलंपिया ग्रीस में है। हाँ, आपको एक बता दूँ, ज्यूस जो थे वो ग्रीक, मतलब एंशियंट ग्रीक के सबसे बड़े गॉड माने जाते थे, सबसे बड़े भगवान माने जाते थे, जिनको कि आसमान का और जो बिजली का देवता उनको कहा जाता था, गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर कहा जाता था। जैसे हमारे अगर हिंदू धर्म में है तो उनको इंद्रदेव को माना जाता है, लेकिन जितने मतलब उनको सबसे बड़ा गॉड माना जाता था एंशियंट ग्रीक में। तो इनकी ये मूर्ति बनाई गई थी ओलंपिया ग्रीस में। इनकी मूर्ति करीब आज से मतलब 435 बीसी में बनाई गई थी, जो कि 41 मीटर मतलब 41 फीट टॉल है। और इसको बनाया था एक ग्रीक के स्कल्पचर ने, जिसका कि नाम था फिडियास नाम था उसका, उन्होंने इसको बनाया था। और तो बढ़ते हैं अपने तीसरे वंडर की तरफ, जो कि है टेम्पल ऑफ आर्टिमस। तो टेम्पल ऑफ आर्टिमस भी ग्रीक मतलब ग्रीक के ही उसमें
उसमें आ जाता था। तो इसको भी बनाया गया था। उन ग्रीक के जो गॉडेस थी, उनको आर्टिमस उनका नाम था, लेकिन उनको जनरली उनको लोग बुला देते डायना। तो उनके उसके मतलब टेम्पल उनके लिए बनाया गया था। और इस टेम्पल को जितना बताया जाता है 2 बार इसको रीबिल्ड किया गया है। एक बार तो फ्लड पे टूट गया, मतलब फ्लड में ख़राब हो गया था। और मतलब एक बार नेचुरल कुछ एक और क्लाइमिटी हुई थी तो उसमें ये टूट गया था। तो इसको 2 बार रीबिल्ड किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने 5वें वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, जो कि है मौसोलियम एट हेलिकार्नेसस। ये हेलिकार्नेसस में है मौसोलियम। ये एक टॉम्ब है बहुत बड़ा, और ये आज के डेट में तुर्की में है। जो तुर्की में जगह है बॉर्डरम, उसमें है ये। इसको 353 टू 350 BC के बीच में बनाया गया था। करते हैं अपने 6th वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, जो कि था कोलोसस एट रोड्स। कोलोसस एट रोड्स, ये भी एक ग्रीक सन गॉड, मतलब उस समय ग्रीक में जो सूर्य को देवता मानते थे, ये उनकी मूर्ति थी। उनका नाम था हिलियस, और इसको बनाया गया था 280 BC के अराउंड में। और इसको बनाया था चार्ल्स लिंडोज ने। इसको बनाया था इन्होंने क्योंकि उन्होंने डीमेरिटस कोई होगा उस समय, उन पे जीत हासिल की थी, तो उस खुशी में बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अपने 7वें वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, जो कि था लाइट हाउस एट एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। ये बताया जाता है इसके बारे में कि मतलब अपने टाइम में सेंचुरीज तक ये किसी भी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एक मतलब लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर रहा था, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर रहा था काफ़ी सेंचुरी तक किसी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हुआ। और उस समय इसकी हाइट करीब बताई जाती थी, वेरिएबल थी, 103 से 118 मीटर के आसपास इसकी हाइट बताई जाती थी। और इसकी जो रेंज थी करीब 47-48 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज थी, जो कि 30 माइल्स के आसपास इसकी रेंज थी। तो फ्रेंड्स, हमारे एंशियंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड तो इतने से 7 खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। और हाँ, नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी कभी कभार लोग थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं। एक तो होता है वंडर्स ऑफ नेचर, और एक होता है नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी एक होता है नेचर के वंडर्स, यानी नेचर्स के अजूबे, और एक होता है मतलब नेचुरल अजूबे दुनिया के। तो दोनों अलग चीज़ें, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। जो हमारे वंडर्स ऑफ नेचर हैं, वंडर्स ऑफ नेचर, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, वंडर्स ऑफ द नेचर है, उससे पहला आता है अमेजॉन, सेकंड है हालोंग बे जो कि वियतनाम में है, फिर थर्ड है जीजू आइलैंड जो कि साउथ कोरिया में है, फिर फोर्थ है इग्वाजा फॉल जो कि अर्जेंटीना और क्या कहते हैं ब्राज़ील दोनों में है। मतलब कुछ हिस्सा इसका अर्जेंटीना में, कुछ हिस्सा ब्राज़ील में है। हाँ देखो, एक बार बता दूं, मैं इसको जो वंडर्स ऑफ नेचर है उसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में बताने लग गया तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, यानी इनके एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा डिटेल में भी। इसकी मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। और 5th वंडर ऑफ नेचर है प्यूर्टो प्रिंसेसा जो कि फिलीपींस में है। फिर 6th है, ये तो काफ़ी फेमस है, कोमोडो आइलैंड। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसका नाम, कि वहाँ पे कोमोडो ड्रैगन, वो छिपकली की प्रजाति के ही वो बड़े बड़े से होते हैं, उनके लिए बहुत फेमस है वो आइलैंड। सिर्फ वही मतलब कोमोडो ड्रैगन ही पाए जाते हैं वहाँ पर, इतना सारे कोमोडो ड्रैगन होते हैं। तो ये इंडोनेशिया में है, और मेनली इसको नेशनल पार्क कहा जाता है कोमोडो ड्रैगन के लिए। और 7th और लास्ट है टेबल माउंटेन, ये भी नेशनल पार्क है जो कि साउथ अफ्रीका में है। अब बात करते हैं हम नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर से ध्यान रखना, मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अभी मैंने जो बताया था वो मैंने बताया था वंडर्स ऑफ नेचर, अब मैं बताने जा रहा हूँ नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या डिफरेंस होता है? वंडर्स ऑफ द नेचर का मतलब नेचर के अजूबे, और वंडर्स ऑफ नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो हमारे नेचर से उत्पन्न अजूबे हैं लेकिन पूरी दुनिया में सबसे फेमस है, उसको कहते हैं नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आइए बढ़ते हैं हम नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के को पढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, फिर मैं वही बात कहूँगा, मैं इसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको नाम बताते जाऊँगा और आपके सामने उसकी इमेजेस आ जाएंगी, तो आप उसको
देख लेना। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है अरोरा बोरियालिस। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, इमेज देख पा रहे होंगे सामने। ये आर्कटिक या एंटार्क्टिक रीजन में आपको हाई एल्टीट्यूड पे ये मिल जाएगा देखने को। मतलब आप देख ही रहे होंगे कैसा, मतलब इसका कलर टाइप का अजीब सा बन रखा होता है। तो सबसे पहला हमारा यही है, इसको हम पोलर लाइट्स या नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकेंड जो नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो है हार्बर ऑफ रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो का आप समझ ही गए होंगे, ब्राज़ील में मोस्टली लोग जो जानते होंगे उनको पता ही होगा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। तो ये साउथ ईस्ट ब्राज़ील में पड़ता है ये हार्बर। बेसिकली एक बे है। बे मतलब क्या होता है, BAY, इसका मतलब है कि ऐसी कोस्टल बॉडी या ऐसा सोर्स जो कि एक लेक, रिवर या ओशन को एक साथ जोड़ता हो। जैसे आपने अभी सुन बे ऑफ बंगाल आप पढ़ते होगे, तो बे ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं उसको, बे ऑफ बंगाल, क्योंकि वो बंगाल जो गंगा नदी आती है वो ओशन में मिलती है और काफ़ी सारी नदियाँ भी वहाँ पे आके ओशंस में मिल जाती है, तो इसलिए उसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। इसी तरह से ये भी एक बे है। ये जो मतलब रियो डी जेनेरियो का ये जो हार्बर है रियो डी जेनेरियो है, ये एक बे है। सो हमारा थर्ड नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ग्रैंड कैनयन। कैनयन का मतलब बता दूं आपको, उसका मतलब होता है घाटी। हाँ, घाटी होता है। तो ये जो कैनयन है ये कोलोराडो रिवर है। ये यूनाइटेड स्टेट और मेक्सिको की समझ लो एक काफ़ी सोर्स ऑफ वाटर के लिए माना जाता है। बहुत लंबी नदी है ये, 2300 कुछ किलोमीटर इसका मतलब लंबाई है नदी की। तो ये एक मतलब सोर्स ऑफ वाटर मानी जाती है मतलब यूनाइटेड स्टेट और मेक्सिको के आसपास में। तो ये घाटी जो है ये उसी के मतलब पूरी खुदी हुई है, कोलोराडो रिवर के पास खुदी हुई है पूरी घाटी। ये घाटी जो है पूरी 446 किलोमीटर, मतलब अगर इसका पूरा वो देखा जाए लंबाई तो 446 किलोमीटर है। और जो चौड़ाई है वो करीब 29 किलोमीटर्स है। और जो गहराई है इस घाटी की वो अराउंड 6000 फीट है, यानी 1857 मीटर्स है। तो मतलब बहुत बड़ी खाई है ये, बहुत बड़ी घाटी है। जो फोर्थ नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। कोरल रीफ सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा धरती के ऊपर ज़मीन के ऊपर जैसे ये हमारा इकोसिस्टम है, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, मतलब ये हमारा पूरा एक इकोसिस्टम है। वैसे ही अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं कोरल रीफ। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है, जो कि 2900 इंडिविजुअल रीफ से बना है। रीफ का मतलब होता है चट्टाने, जो 2900 चट्टानों से बना हुआ है और जो कि 2300 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें नेचुरल वंडर की तरफ, जो कि है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल जो है ये जम्बेजी रिवर के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पे, साउदर्न अफ्रीका में जम्बेजी रिवर के ऊपर है। और इसको बताया जाता है कि ये मतलब ये जो वाटरफॉल है काफ़ी यहाँ पर यूनिक स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के और प्लांट्स के मिल जाते हैं। और ये चौड़ाई के मामले यानी विड्थ के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 5600 फीट है, जो कि अराउंड 1700 मीटर के करीब बताई जाती है। अब हमारा जो सिक्स्थ नेचुरल वंडर है वो है पेरिक्यूटिन, जो कि मेक्सिको में है। ये बेसिकली एक वॉल्केनो है। तो बस इसके बारे में पता, इसका जो मतलब इसके बारे में पता तो चला था वो 1943 में इसके बारे में पता चला था, इस वॉल्केनो के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे सेवंथ और लास्ट नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। इसका नाम लेते ही मोस्टली लोग इसके बारे में जान जाएंगे। मेरे को लगता है अगर कमेंट्स में मैं ये पूछूं कि मुझे बताओ मतलब सेवंथ नेचुरल वंडर के बारे में, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में ये बताना कि उसकी खासियत क्या क्या है। तो मोस्टली कमेंट भर जाएंगे अगर लोग कमेंट करना चाहे तो पहले मैं बता देता हूँ। सेवंथ नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है हमारा माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, सेवंथ नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है माउंट एवरेस्ट। और इसके बारे में तो मतलब मोस्टली हर लोग को पता ही है। तो माउंट एवरेस्ट की खासियत मैं आपको बता ही देता हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबको पता होगा और होना भी चाहिए।
तो सबसे पहली बात, ये चाइना नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। और नेपाली लोग मतलब इसको सगरमाथा के नाम से बुलाते हैं। सगरमाथा, दोबारा बताया तो सगरमाथा के नाम से नेपाली लोग बुलाते हैं इनको, नहीं तो नेपाल के लोग। और वैसे तो हम मतलब हिमालय बोलते हैं जनरली इसको। नाम इसका माउंट एवरेस्ट है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,850 मीटर। हाँ हाँ, 8,850 मीटर। वो 8,848 मीटर जो था वो पुरानी डेटा है। इसकी जो नई डेटा है उसके हिसाब से 8,850 मीटर्स है अभी। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माना जाता है, इसको माना जाता है ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। तो बस नेचुरल वंडर्स तो हमारे ख़त्म हो गए। अब पढ़ते हैं हम हमारे न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो पहला हमारा न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड है चिंचन इट्जा। हाँ, चिंचन इट्जा ये मेक्सिको में है। तो इसको मेक्सिको में उस मतलब आज से कई सौ साल पहले माया पीपल थे, मतलब माया सभ्यता के लोग, उन्होंने इसको बनाया था। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा सिटी है। सिटी मतलब बनाया था माया पीपल, मतलब माया सभ्यता के जो लोग थे, बहुत बड़ी सिटी बनाई थी। तो उसमें जो चिंचन इट्जा था ये एक बहुत बड़ा टेम्पल था, उसमें बहुत बड़ा टेम्पल था। तो इसको करीब बताया जाए 1988 में पूरा तरह से खोद लिया गया था इसको, 1988 में चिंचन इट्जा को। और ये मेक्सिको में है जो कि लैटिन अमेरिका में पड़ता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जो कि था कोलोसियम। तो कोलोसियम को हम फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से भी जानते थे, जिसको लैटिन में एम्फीथिएटरम फ्लेवियम बोला जाता था। तो एम्फीथिएटर का बेसिकली मीन होता है अखाड़ा। जैसे हमारे इधर अखाड़े होते हैं ना, वैसे एम्फीथिएटर का मतलब होता है अखाड़ा। तो ये एक ओवल एम्फीथिएटर था जो कि सेंटर ऑफ रोम में, मतलब रोम जो था सिटी उसके सेंटर में था। और ये रोम कहाँ पर है? इटली में। और इसका जो बेसिक यूज़ हुआ था, मतलब इसका जो बेसिक यूज़ था वो था ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट के लिए। ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट मतलब क्या होता है? जैसे आदमी सब तीर तलवार भाले लेकर अपना कवच वच पहनकर उसके मतलब फिर लड़ाई करते थे। और या फिर एनिमल हंटिंग के लिए मतलब लोग सब वहाँ बैठ जाते थे। तो और इसकी जो स्पेस थी ये मतलब अपने उस टाइम का सबसे बड़ा, उस टाइम का आज तक का भी आप कह सकते हो सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है आज तक का, जो जिसकी स्पेस करीब 50,000 to 80,000 बताई जाती थी। और एवरेजन लोग 65,000 लोग वहाँ हमेशा बैठते थे। तो वहाँ पर लोग बैठते थे और वहाँ पर एनिमल हंटिंग करवाते देते थे, यानी तरह तरह के एनिमल्स लाते थे और वहाँ पर उनको हंट करवाया जाता था लोगों के द्वारा। तो वहाँ का ये भी बताया जाता है कि काफ़ी लोग भी मारे गए हैं वहाँ पर उस एम्फी थिएटर के अंदर में, और काफ़ी ज़्यादा जानवर भी मारे गए हैं। सो बढ़ते हैं हमारे तीसरे वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जो कि है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सबको पता होगा जो ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना है ये अब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे लंबा स्ट्रक्चर है, सबसे लंबा। यानी इसकी जो लंबाई है वो 21,196 किलोमीटर है। यानी आप अराउंड अगर मान के चलो तो 21,000 किलोमीटर इसकी लंबाई, 21,000 किलोमीटर। और इसके बारे में एक र्यूमर्स भी उड़ते हैं कि इसको हम स्पेस से भी देख सकते हैं, बट साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है। हाँ ये बताया जाता है कि जो रेडार इमेजेस लिए जाते हैं अर्थ के तो उसमें ये आता है। लेकिन आप ऐसे प्योर, ऐसे कोई कितने सारे एस्ट्रोनॉट्स ने ये भी कहा है कि हमने मून से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लो ऑर्बिट अर्थ से आप देख सकते हो इसको, लेकिन नेकेड आई से बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है एक तरह से कह सकते हो आप। ये आप बाइनोकुलर से या फिर टेलीस्कोप से देख सकते हो, लेकिन उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो एक तरह से तो ये र्यूमर ही था क्योंकि साइंटिफिकली कोई प्रूवन नहीं था ये। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जो कि है क्राइस्ट द रिडीमर। ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है ये भी। और इसका मतलब ये बेसिकली जीसस क्राइस्ट की एक स्टैचू है, 30 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी। और इसका जैसे जीसस क्राइस्ट हाथ को यूँ करके रखते हैं ना, दोनों हाथ को एक दो फैला के रखते हैं, अगर उस हाथ की फिर उस वहाँ की चौड़ाई देखी जाए तो वहाँ की चौड़ाई फिर 26 मीटर से बताई जाती है।
तो इसको 1922 से 1931 के बीच में बनाया गया था। 9 साल करीब लगे थे इसको बनाने में। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, जो कि है माचू पिचू। इसको काफ़ी लोग मतलब अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई माचू पिक्चू बुलाता है, कोई माचू फिचू बुलाता है, तो अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो मैं जनरली प्रेफर करूँगा कि आप माचू पिचू बुलाओ बस इसको। तो ये एक लॉस्ट सिटी था जो कि 438 से 472 के बीच में बनाया गया था, जहाँ तक कि सबको जितनी जानकारी पता है। और ये जो हमारा मतलब पता लगा था इसके बारे में, वो 1911 में पता लगा था। और ये पेरू देश में है, जो कि सेक्रेड वैली के ऊपर है। ऊपर मतलब ये सिटी बनाई जाती है। ये करीब मतलब ज़मीनी स्तर से बताया जाए तो 2430 यानी 2-2.5 किलोमीटर ज़मीन से, सी लेवल से 2.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। तो बढ़ते हैं अब अपने सिक्स्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, जो कि है पेट्रा। पेट्रा जॉर्डन में है। ये आप वैली में है। ये भी आप छोटा सा एक तरह से मान सकते हो कि सिटी टाइप का ही ये था, जिनको कि नबाटियंस मतलब उसके लोगों ने बनाया था, नबाटियंस लोगों ने बनाया था। तो बेसिकली इसकी खासियत ये थी कि इसको मतलब कोई सी ईंट वीट या उससे नहीं बनाया गया था। बेसिकली जो ऐसे पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ में छेद करके या फिर उसको तोड़ के पूरा ये शहर या फिर यह पेट्रा बनाया गया था। और जहाँ नबाटियन लोगों का मतलब ये माना जाता है कि नबाटियन लोग इनको अपने वेल्थ के लिए, अपनी इनकम के सोर्स के लिए यूज़ करते थे, और ये उनका कैपिटल भी था। बढ़ते हैं अपने सेवन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, जो कि है ताजमहल। बिल्कुल सही सुना आपने, ताजमहल हमारा सेवन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। आप में से मोस्टली लोगों को ये बात पता ही होगी, और ये भी पता होगा कि शाहजहाँ ने बनाया था मुमताज़ महल के याद में ये वो। तो मैं इतना आपको ये छोटी मोटी डिटेल नहीं बताने वाला, और ना ही मैं ताजमहल के बारे में आपको कोई और जानकारी इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि ताजमहल इंडिया की शान है। इंडिया का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर रहा है। इसलिए मैं एक 15-20 मिनट की एक इंडिविजुअल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, ताजमहल के ऊपर में। और मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर में ये वीडियो बना दूं, और मैं डाल दूंगा ये वीडियो। सबसे पहला जो मैंने बताया था कि नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की मैं वीडियोस बनाऊंगा एक करके सब पे। तो उसमें मैं सबसे पहले ताजमहल की वीडियो ही डालूंगा। तो बस हमारे सारे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ख़त्म हो गए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। और हाँ, आपसे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मैं गिव अवे के बारे में बताने वाला था। तो फ्रेंड्स देखो, मैं गिव अवे करने वाला हूँ, ये तो पक्का है, लेकिन कब करूँगा, कैसे करूँगा, ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो, मेरे अभी जो सब्सक्राइबर है, आई थिंक मेरे अभी 40 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरा गिव अवे होगा जब मेरे सब्सक्राइबर्स 100 हो जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और 100 तक पहुँचाओ अगर आप लोगों को गिव अवे करवाना है तो। और हाँ, मैं बता दूँ, गिव अवे उन्हीं को मिलेगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे, मतलब जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, गिव अवे उन्हीं को मिलेगा। और क्या चीज़ का या किस चीज़ का गिव अवे करने वाला हूँ, ये मैंने भी डिसाइड नहीं किया है। तो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो तक मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो मैं पक्का गिव अवे करूँगा। यानी पक्का मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा क्या क्या चीज़ का गिव अवे करने वाला हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा सा स्टे करूँगा अभी गिव अवे पे। अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, यानी इस वीडियो में मेरे अगर 50 सब्सक्राइबर नहीं हो गए, तो फिर मैं थोड़ा सा स्टे कर दूंगा गिव अवे पे, थोड़ा रोक दूंगा गिव अवे को। तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, गिव अवे उसी को मिलने वाला है जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।